हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको अप्रैल सेकंड फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को कराने वाला हूं। और यकीन मानिए एक बार में इतने क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम ये है। मैं देख रहा हूँ बाकी जितने भी चैनलों पे जो वीडियोस डल रही हैं उसमें क्या हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने ट्राई किया कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं स्पीड सॉल्यूशन यानी कि बहुत जल्दी आपको मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं उन सबसे एक बार ओवरव्यू करवा दूँ, ताकि जो आने वाली शिफ्टों में जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख के बेनिफिट हो। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट, पहले रीड करना है आपको। जो बच्चे जिनका अगली शिफ्ट में पेपर है उन्हें क्या कर लेना है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक बार हल्का सा पढ़ लेना है और जल्दी से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो पहला प्रॉब्लम है आपके लिए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर फॉर श्योर इफ 3 रेस्ट पावर एन डिवाइड 50 फैक्टोरियल। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट करके। उसमें हमें सिखाया जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो बेसिकली हमें अगर ये पता करना है कि 50 फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा 50 इंटू 49 इंटू 48, तो उसमें 3 की कितनी हाईएस्ट पावर होगी। तो उसको हमें एक फंडा क्लियर होता है, कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हम क्या करते हैं, हमेशा 50 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले 3 से, और उसका क्या कर लेते हैं, ग्रेटेज इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 50 को डिवाइड करते हैं 3 के स्क्वायर से, और उसके बाद उसका भी ग्रेटेज इंटीजर ले लेते हैं। और ये चीज कब तक करते हैं, जब तक कि ग्रेटेज इंटीजर जो है मेरा वो जीरो ना आ जाए। तो आपको फील आ गया होगा कि वो चौथे वाले स्टेप पे जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि 3 की पावर जो 4 होती है वो 81 होती है। तो 50 अपॉन 81 फॉर श्योर इट विल बी जीरो। तो यहां से मुझे फील आया कि 16 3 जब कितना होता है आपका 48 होता है, तो यहां से तो ये 16 आ जाएगा। 16 पॉइंट समथिंग विल बी द ग्रेटेज इंटीजर। कितना होगा उसका, 16 होगा। ठीक है। 9 की टेबल में 9 5 जा 45 होगा, तो ये 5 आएगा आपका। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। तो ये लगभग 1 आएगा, और ये इसके बाद 0 आएगा। तो 22 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि 22 क्या होगी आपकी, एन की वो डिग्री होगी। यानी कि जब मैं 50 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। वहां पे 3 की पावर 22 इंटू सम कॉन्स्टेंट ये आ रहा होगा। तो एन विल बी इक्वल टू 22। इतना समझ आया, दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एम यही है कि आप सभी का जो टाइम बच सके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे लंबे लेक्चर आपको यूट्यूब में दिखाए जा रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन आए थे आज सुबह की शिफ्ट में, उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूँ। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, मेरे को पता है cos थीटा में ये क्वाड्रेटिक बन रही है। पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बोलता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -2 पाई से लेके 2 पाई तक फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू इन द प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाउ आई विल अप्रोच दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले cos थीटा जो होता है, सिंपल बात है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। माइनस बी, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। यानी कि बी का स्क्वायर कैसे करूंगा, ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा, तो ये आ जाएगा 4√6। ठीक है। फिर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 टू जा 8, 8√6 आ जाएगा सिंपली। ठीक है। इतना फंडा क्लियर हुआ। और अपॉन में क्या आ जाएगा, सिंपली 2 इंटू 2√2 आ जाएगा। यहां से क्या मैं इसे सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकता हूँ, 2√6 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। अब आपको ये देखते ही फील आनी चाहिए मेरे भाई कि ये जो रूट के अंदर लिखा है 4 प्लस 6 प्लस 4√6, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos थीटा इज इक्वल टू √6 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस √6 का स्क्वायर। ये कैसे पता लगा सर आपको, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, और 2ab अगर मैं करूंगा तो वो 4√6 आएगा। तो यहां से मेरे को इसे सोचना है। अब स्क्वायर और ये दोनों जो स्क्वायर रूट और अंडर रूट क्या रहते हैं आपके, स्क्वायर और अंडर रूट आपके एक दूसरे के एंटी रहते हैं, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे और अपॉन 4 रूट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एक केस क्या बनेगा, जब मैं 2 प्लस √6 को पॉजिटिवली खोलूंगा, और एक क्या मिलेगा जब 2 प्लस √6 को नेगेटिवली खोलेंगे। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, ये √6 प्लस 2 ये हो जाएगा पहला वाला, 2 प्लस √6 अपॉन 4√2 ये आ जाएगा मेरे भाई, और दूसरा आ जाएगा √6 माइनस टू माइनस √6 अपॉन 4√2 हो जाएगा ये सिंपली। तो यहां से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताऊं आपको, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स √6 अपॉन 4√2 आ जाएगा। इससे ये कैंसल हो जाएगा √2 टाइम्स, इससे ये कैंसल हो जाएगा 3, यहां से ये आ जाएगा आपका कितना, 2।
ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका, सॉरी √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2, यहाँ से एक पॉइंट आ गया आपका, और इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली आपका -4/√2 यानी -1/√2 आ गया। तो आपको फील आ गया, 2 पॉइंट मेरे को यहाँ पे पता लग गए। तो अब कॉस थीटा मेरा √3/2 कितनी बार होगा, 0 से -2π से लेके 2π के बीच में, और कॉस थीटा मेरा -1/2 कितनी बार होगा, कहां से लेके -1/√2, -2π से लेके 2π के बीच में। तो उसे हम कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल फंडा है। कैसे पता लग करेंगे, दो तरीके हैं, या तो मैं ग्राफ से पता कर सकता हूँ, या मैं सिंपली पता कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यार कॉस थीटा 2π से लेके -2π तक है, तो 2π तो आपका ये पूरा हो गया एक बार में, और -2π क्या हो जाएगा आपका, उल्टे में हो जाएगा। तो ये कितनी बार होगा, तो मैंने एक बार चीज ऑब्जर्व किया, मेरे को पता है कॉस थीटा जो √3/2 होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेसिकली। ठीक है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आपका, और दूसरा कहां पे होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जब मैं 0 से लेके 2π तक जाऊंगा तो 2 बार मेरे को यहाँ पे मिलेगा, और जब मैं 0 से लेके -2π तक जाऊंगा फिर से मेरे को एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा, और एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो 4 मेरे ऐसे √3/2 मेरे -2π से लेके 2π तक टकराने वाले हैं। वैसी इन द सिमिलर वे -1/√2 भी मेरे 4 बार टकराने वाले हैं, क्योंकि वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 4 बार वो आएगा, 4 बार वो आएगा, तो टोटल 8 सॉल्यूशन विल बी देयर। ठीक है, कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मेरे से आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, और डायरेक्ट आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे डाल सकते हो। ऑलरेडी बहुत से बच्चे वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन एक बार रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका ये क्वेश्चन है, एपी का ही है वैसे तो। चलिए बोलता है A1 A2 A3 AN आपके एपी में है, और इस तरीके से है कि भाई समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर 12 तक ये आपका -72/5 आता है, और यहाँ तक करेंगे अगर हम तो आपका n का वैल्यू बताना है बस सिंपली। देखो जो क्वेश्चन में पूछा है उसे निकालना है, अब उसे कैसे निकालना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। खुद सोचो यार, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो कितनी बार रख सकता हूँ, 12 बार रख सकता हूँ। और ये आपको क्या फील आ रहा है, जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कैसा होगा, A1 होगा, k की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 to 4 -1 3 होगा, तो ये A1 होगा, A3 होगा, डैश 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 आपका A11 तक जाएगा, क्योंकि जब मैं नहीं A11 तक नहीं जाएगा, A कहां तक जाएगा, 12 रखूंगा, जब 12 to 24 -1 23 तक जाएगा ये। ठीक है, ये आपके A1 से लेके A23 तक जाएगा, और बोलता है इसका जो सम दिया है वो कितना दिया है, -72/5 A1 दिया है। तो क्या मैं इसे AP में लिख सकता हूँ, क्या ये भी एक AP होगी, ऑब्वियसली AP होगी। तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी भाई, 12 होंगी, क्योंकि मैंने 12 बार k की वैल्यू को रखा, तो n/2 यानी कि 12/2। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म A1 होगी, और n-1 यानी कि 12 - 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। अब खुद सोचो मेरे भाई कि मुझे पता है A1 A2 और A3 अगर मेरे पे 3 टर्म्स है, इसके बीच में डिफरेंस d का है, इसके बीच में भी डिफरेंस d का है, तो इसके बीच में टोटल डिफरेंस 2d का हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा इस बार d नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट टर्म्स ले रहा हूं मैं, तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2d हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, -72/5 इंटू A1 आ जाएगा। इतना समझ आ गया आपको, -72 बाई, हाँ ठीक है। तो इससे ये चल जाएगा 6 जा, इससे ये चल जाएगा आपका ये 72 होगा, ओके, इट विल बी 72, ओके। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 6 जा, और ये 12 6 जा हो गया, और ये चल जाएगा आपका 12 जा। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका कुल मिला के 2A1, इसे आराम से लिख लेते हैं पहले, 11 इंटू 2, यानी ये मैं 22 इंटू डी भी लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू -12A1 हो जाएगा। सिंपल बात है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन जो 5 था वो कहां पे हो जाएगा आपका, सिंपली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो डिनोमिनेटर में था, तो ये हो जाएगा 10A1 प्लस 110D इज इक्वल टू -12A1। तो वो उधर जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, -22A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110D हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ये इसे कैंसिल आउट करके 5 आ जाएगा। तो A1 जहां भी मुझे दिखा है उसकी जगह मैं -5D भी लिख सकता हूँ। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इधर माइनस में आएगा। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया, -5D आ गया। अब मेरे भाई पहली इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना दी, और दूसरी इक्वेशन मेरे को यहाँ से बनानी की, बोलता है कि भाई जो n टर्म्स का सम है वो इक्वल टू 0 है। तो n टर्म्स का सम लिखना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। n/2 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू वट एवर द कॉमन डिफरेंस यू आर गेटिंग, इट इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू 0। अब मेरे भाई जहां पे भी मुझे A1 दिखा है उसकी जगह मैं -5D भी लिख सकता हूँ, तो चलो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5D प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। अब मैं कैन आई टेक इट एज अ कॉमन, यहाँ से मैं d कॉमन ले सकता हूँ। तो इफ आई विल टेक d एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक -10 n-1
इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को पता है यार n कॉमन डिफरेंस है, वो 0 हो नहीं सकता, AP वहां पे फॉर्म होगी नहीं देखा जाए तो यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्म्स भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, तो 0 होगी तो AP बनेगा ही नहीं, फिर A1 A2 A3 n की बात ही क्या करनी, तो यही इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा मेरे भाई मेरे को कि -10 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू मेरा 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू के आगे सिंपली 11 आ गई। इतना समझ आया? अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं जल्दी से आपके लिए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हर शिफ्ट में लाऊंगा। आपका टाइम बचेगा, कहीं ना कहीं आपको यही वीडियो देखनी है, यही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है यार, बोलता है Pn जो है वो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है, और P10 ये आपको ऐसा दिया है, P9 ये दिया है, ये दिया है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैंने देखा यार ये P ऑफ 76 जो है वो P ऑफ 47 का अगर मैं सम करता हूँ तो 7 से 13 के दिन हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 123 आ गया। तो क्या फंडा क्लियर हुआ यहाँ से आपका कि यार जो P10 है वो किसके बराबर दिया है, यहाँ से P9 प्लस P8 के बराबर दिया है। क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूँ, क्या P10 माइनस P9 माइनस P8 इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर बेसिक फंडा क्लियर है न्यूटन्स फॉर्मूला का, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि यार अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसकी अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है, और Pn अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि a इंटू पी एन प्लस b इंटू पी एन माइनस 1 प्लस c इंटू पी एन माइनस 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो सर इससे हमें क्या पता लगेगा यहाँ पे? इससे ये पता लगेगा मेरे भाई कि अगर मैं लेट अस सपोज दैट, लेट मैं मान लेता हूँ कि n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू पर्टिकुलर के लिए 10 है, तो जब इसके लिए 10 होगी तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, a इंटू पी ऑफ 10 प्लस b इंटू पी ऑफ 9 plus c into p of 8 is equal to 0. Now this is equation number 1, this is equation number 2. If I will compare equation first with equation 2, can I easily say that कि my a must be equal to 1 in order to satisfy this condition? a must be equal to 1 कैसे सर? p10 का कोफिशिएंट देखो a है, यहाँ पे p10 का कोफिशिएंट 1 है, तो a must be equal to 1. Now my b must be equal to -1 and c must be equal to -1. So अगर मेरे को a b और c पता लग गया तो क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई? हाँ हो गई। कहाँ पे हुई? ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो कैसी हुई वो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वो अल्फा बीटा थे। अब मेरे को उसने बोला था कि P1 1 है, P1 1 है मतलब कि 1 रखूंगा तो 1 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है सिंपली। तो यानी इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे ये पता है कि मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। और यहाँ से मुझे ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा ऑब्वियसली बात है -1 ही होगा। कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है, जो कि नथिंग बट -1/1 होगा यहाँ पे। तो जब मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो कैन आई फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा? सो लेट्स ट्राई आउट टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स एज 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा भाई? ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा एज एलसीएम, कैन आई राइट इट लाइक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा -1, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा ऑब्वियसली इक्वल टू -1, इट इज इक्वल टू 0। सो कैन आई गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजीली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 is equal to 0. So this is my quadratic equation satisfying the condition P10 is equal to P1 equal to P8 equal to P9 equal to having the roots as 1 by alpha and 1 by beta. इतना फील आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। आई हैव नॉट राइट द ऑप्शंस बिकॉज ऑप्शन कैन वेरी, बट आंसर मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले बोलता है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, आई हैव टू द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इट इज गिवन टू यू दैट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस हाइपरबोला इज दिस एंड द फोकस इज गिवन टू यू दैट दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9e स्क्वायर e प्लस l स्क्वायर वट एवर you have to find. Let's try to find out. Okay, तो देखो यार ये हाइपरबोला बोल रहा है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करने के लिए आपको हाइपरबोला से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गया, इलिप्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गया, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन होंगे। तो मेरे को पता होता है कि यार जो हाइपरबोला है मेरे भाई उसका फोकस क्या होगा, ए उसका एक फोकस होता है, ठीक है। ए क्या होता है मेरे भाई? उसका फोकस होता है, ठीक है। ए जब उसका फोकस होता है और उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ए बाई ई होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ए बाई ई उसका क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अगर मेरे पे खुद सोचो ए ई कितना है? फोकस है, और फोकस का वैल्यू कितना है यहाँ पे? √10 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए का वैल्यू
वैल्यू √10 आ गया और a बाई ई का वैल्यू इतना आ गया। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं, और अगर मैं इन दोनों के ऊपर कुछ जादू करने की कोशिश करूं, जादू कैसे करोगे सर, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई से तो ई कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा √10 इंटू √10/9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 10/9 आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू आ गई √10/3। इतना समझ आया। ए का वैल्यू क्या आ गया, √10/3। अच्छा ए निकल गया, तो मेरे को अगर ई निकालना है तो ई कैसे निकालूंगा, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लूंगा। तो अगर मैंने ए पहली वाली को दूसरे से डिवाइड कर दे, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये ए ई आ गया और ये ए बाई ई आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, √10/√10 इंटू 9 हो जाएगा। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से ई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। दिस इंप्लाइज बड़े प्यार से बड़े आराम से ई का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। अब मेरे भाई मेरे को ई पता है, ए पता है, क्या मैं बी निकाल सकता हूँ, सर कैसे निकाल सकता हूँ, तो भाई फॉर्मूला पता होता है, ई स्क्वायर एसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1+b² होता है यहाँ से। तो ई का स्क्वायर यानी ई की वैल्यू 3 थी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² और ए का स्क्वायर करना है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली 10 इंटू 9 हो जाएगा। इतना समझ आया। तो 8 सॉरी ये कैसा हो जाएगा, सिंपली 8 इंटू 10/9 इज इक्वल टू हो जाएगा b²। इतना समझ आया। तो ये b का वैल्यू जो आ रहा है मेरा कुल मिला के वो आ रहा है √80/3। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना था, ई मेरे को निकल गया, मेरे को लेटस रेक्टम निकालना है। अब फिर से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो क्या होता है, इस वाले हाइपरबोला वाले केस में 2b² होता है। ठीक है। तो 2b² यानी 2 इंटू बी का स्क्वायर, तो 80/3 का स्क्वायर 9, ए यानी कि वट एवर द वैल्यू ऑफ ए यू आर गेटिंग, ए √10/3, तो ये नीचे आ जाएगा √10 और ये ऊपर 3 आ जाएगा। तो 2b²/a मैंने कैलकुलेट आपके सामने कर लिया इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। बेसिकली एल की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका 3 से चले जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 160/3√10, ये एल का वैल्यू आ गया। बट माई एम इज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, माई एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू ई प्लस एल स्क्वायर, है ना। मेरे को तो यही निकालना है एट द एंड। तो 9 + e² इंटू एल स्क्वायर कैसे निकालूंगा, देखो 9 ई का वैल्यू कितना आ गया, ऑब्वियसली बात है, एसेंट्रिसिटी कितनी आई थी, आई आल्सो फॉरगेट, ई आया था मेरा 3। तो 3 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। एल का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर करना है मेरे को, तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 160 इंटू 160/9 इंटू 10। इतना समझ आया। क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा सिंपली। और इफ आई विल टेक द एलसीएम, अब आपको फील आ गया होगा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि तभी उन्होंने बाहर 9 दिया था ताकि 9 से 9 कैंसल आउट हो सके। और ये आ जाएगा आपका 160 इंटू 16, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 तो ये आ गया, प्लस 0 आ गया, प्लस 27 आ जाएगा। तो इफ आई विल ऐड 27 इंटू इट, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 2587 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना समझ आया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की गरिमा बनाए रखते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन ये है कि बोलता है इफ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर कोई आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसे 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश जो एक्स है उसे मैं dy/dx लिख सकता हूँ और एफ एक्स को मैं सिंपली y लिख सकता हूँ। और ये आपको फील आ गया होगा, वेरिएबल सेपरेबल से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, dy/y इज इक्वल टू dx, इफ आई विल डू द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड कैन आई राइट इट लाइक ln y इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर x प्लस सी। दिस इंप्लाइज कैन आई राइट इट लाइक कि कोई कांस्टेंट a e रेस्ट पावर x, ऑब्वियसली बात है क्योंकि e रेस्ट पावर c कोई कांस्टेंट ही होगा, से a मान लिया थोड़ी देर के लिए। एंड इट इज आल्सो गिवन टू यू दैट कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यानी कि f ऑफ 0 यानी फंक्शन में 0 रखता हूं तो वो 1/2 आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि 1/2 इज इक्वल टू a इंटू e रेस्ट पावर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। यानी अल्टीमेटली जो मेरा फंक्शन बना है इतनी मेहनत करके, वो क्या बना है, y इज इक्वल टू 1/2 e रेस्ट पावर x बना है। अब मेरे को फंक्शन पता लग गया, तो देख लेते हैं निकालना क्या है। तो f डबल डैश एट π/3 निकालना है। तो डबल डैश यानी कि dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर x/2, और फिर से d2y/dx स्क्वायर करूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा, e रेस्ट पावर x/2। और किस पे निकालना था, π/2 पे, तो e रेस्ट पावर कितना हो जाएगा आपका, π/2/2 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना समझ आया, ठीक है।
ये फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव किया, वही आया, फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर से वही होता है, पावर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये रेस्ट पावर π/2 अपॉन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, π/3 विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी आई हैव टू पुट द वैल्यू π/3। ठीक है, सिंपल, फंडा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वही हमारा मेन एम है, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। अब ये क्वेश्चन आया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो इस क्वेश्चन में आपको मैं तरीका बता देता हूँ कैसा करना होता है। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता है तो क्रैमर रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें क्या करते थे हम कि मेरे सारे जो डेल होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए, आपका डेल 1 जीरो होना चाहिए, डेल 2 जीरो होना चाहिए, और डेल 3 यहाँ पे फिर से जीरो होना चाहिए। अब मेरे को पता है यार यहाँ पे मेरे को अल्फा और बीटा दो अननोन वेरिएबल है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 2 फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर आपने डेल 2 क्यों निकाला, तो डेल 2 मेरे भाई मैंने इसलिए निकाला क्योंकि डेल 2 जो है, डेल 2 का मतलब क्या हुआ पहले तो कि जो ये वाली रो है वो इससे ये रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अल्फा हट जाएगा, सिर्फ बीटा में मेरा डिटरमिनेंट बचेगा, तो फिर मेरे को सिर्फ अल्फा ए इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो बीटा में ही एक अननोन वेरिएबल रहेगा, उसे मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3 4, और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई बीटा 1 और 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल 3 अगर मेरे को जीरो करना है तो डेल 3 कैसे जीरो करते हैं, 3 2 1 ऐसे लिख दूंगा, -4 अल्फा और 1 ऐसे लिख दूंगा, और बीटा जो ये वाली इक्वेशन है इसकी जगह में लाइन है, इसकी जगह में यहाँ से उठा के बस ये रख लूंगा। इसे ट्रिक भी समझ सकते हैं आप कैसे इसे करना है। अब खुद सोचिए यार, इस डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर रखूंगा तो मेरा बीटा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, और इसको जब मैं जीरो के बराबर रख दूंगा तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो बीटा मेरा कितना आ रहा है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 69/11 आ रहा है, और जो मेरा अल्फा है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, -26/9 आ रहा है। और इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेटिव पार्ट, आई माय एम इज जस्ट टू सॉल्व द कंसेप्चुअल पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आ जाता है 164 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज सिंपल मैनिपुलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई कि आपको गिवन है कि a+i क्या हुआ, पहले तो a आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होगी, i आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, एंड इट इज गिवन टू यू दैट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू इन द प्रॉब्लम दैट कि जो आपका डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर है, आपका -4 के बराबर है। तो आपको इसमें क्या करना है मेरे भाई, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दिस इज नॉट 9, दिस इज a, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये आपका कितना है, सिंपली a है। ठीक है, लेट मी चेक, 1 2 1 a -1 0। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, यार मेरे को पता है कि a निकालना है मेरे को यहाँ से, तो a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरा a कैसा हो जाएगा यहाँ से 1 1 1 0 0 सारे, तो डायगोनल वाले जो एलिमेंट होंगे उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हर जगह से, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब मैं -1 करूंगा, एंड ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल लाई सेम। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, और ये मेरी ए मैट्रिक्स आ गई। बच्चे पेपर में गलती क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इसे ही डायरेक्ट ए मैट्रिक्स मान के इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू -4 करेंगे, वहां से वो गलती कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को पता है ये गिवन है आपको कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर है, -4 के बराबर। सो लेट्स ट्राई टू कंप्यूट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, सिंपली -a को मैं ऐसे लिखूंगा, फिर ये हो जाएगा मेरे भाई -6, ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, जो a आएगा वो इक्वल टू नॉट 0 बट इट इज गिवन टू यू दैट इट इज इक्वल टू -4, सो आई जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये हो जाएगा कितना, 6a + 2 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -6/6 विच इज नथिंग बट इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू जब आपका -1 आ गया तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो a का वैल्यू -1 निकालना है। तो डिटरमिनेंट के अंदर कैसा हो जाएगा, -1 -1, और एडजॉइंट के अंदर आप सिंपली देख सकते हैं -1 + 1 इंटू a हो जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि -1 इंटू 1 यानी कि 0, यानी 0 मल्टीप्लाई विद एनी मैट्रिक्स विल बिकम 0, तो एडजॉइंट ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0। तो इसकी वजह से पूरा फैक्टर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 0 हो जाएगा पर्टिकुलर आंसर का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। बोलता है कि यार लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एट इट इज गिवन टू यू दैट द मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 एंड 2 + k² z अपॉन, ये बच्चों को डरा देता है, लेकिन इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे तरीके के क्वेश्चनों को हैंडल करना है एग्जामिनेशन में। फिर बोलता है देन द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल इज दिस। ठीक है, बच्चे पहले डर जाएंगे लेकिन बहुत प्यारी ट्रिक है। बोलता है z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, यानी z तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ यार z एक
कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस सपोज दैट आईटा, बिकॉज आईटा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि जो उसका मॉडुलस है वो किसके बराबर है, 1 है। तो लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू आईटा ओवर इन दिस गिवन, सो दैट वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ताकि मैं के की वैल्यू निकाल सकूं। तो यहाँ से कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 प्लस के स्क्वायर इंटू आईटा इज इक्वल टू के इंटू आईटा, और मल्टीप्लाई में से अगर मैं लेके जाऊं तो मेरे को फील आ रहा है तो ये इट विल बिकम के माइनस आईटा। क्यों? क्योंकि जेड बार जो होता है वो कंजुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आईटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आईटा होगा। तो ये होगा 2 प्लस के स्क्वायर इंटू आईटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के स्क्वायर इंटू आईटा माइनस आईटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के। तो आपको देख के फील आ गया होगा, यहाँ से इसे अगर मैं कैंसल आउट करूं तो के का वैल्यू मेरे भाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो के का वैल्यू जब 2 आ गया तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं कि बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। तो पॉइंट क्या है आपके पास, 2 प्लस 4 आईटा आपके पास एक पॉइंट है, और उसका आपको क्या बताना है, इस सर्कल से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको पता होगा कि अगर आपके पास जेड माइनस अल्फा प्लस आईटा बीटा रहता है इक्वल टू मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट रहता है, तो जेड उन सारे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दूरी अल्फा बीटा से, जिसकी दूरी अल्फा बीटा से क्या रहती है, कोई एक कांस्टेंट रहती है इन अ कॉम्प्लेक्स। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं तो ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब मेरे को पता है भाई, मेरे को क्या निकालना है, 2,4 एक कहीं पॉइंट होगा, 1,2 1,2,4, तो यहाँ पे कहीं 2,4 होगा, इसका डिस्टेंस मेरे को इस सर्कल से निकालना है। तो इस सर्कल का कोऑर्डिनेट सेंटर कहाँ पे है, 1,2 पे है। तो 1,2 कहाँ पे होगा, 1,1,2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या निकालना है इसका, और इसका जो क्या है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज ओके, यहाँ पे 1 है, 1 है, ओके, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इक्वल टू 1 है। इस सर्कल का जो आपका रेडियस है वो 1 है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मेरे भाई मेरे को फील आता है कि हमेशा किसी भी कर्व का जो हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमम जो डिस्टेंस रहता है उसके नॉर्मल के अलॉन्ग रहता है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1,2 है। तो 1,2 से पहले इसकी डिस्टेंस निकालूंगा और फिर इसका इसका रेडियस ऐड कर दूंगा ताकि इसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकल सके। तो डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 यानी √5। तो 1 प्लस √5 विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, जस्ट ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जस्ट सबट्रैक्ट द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस आपकी ये होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी ये होगी। ऑप्शन में आपको घुमा सकता है, बट आपको ये देखना है कि मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। तो 1 प्लस √5 विल बी द मैक्सिमम आंसर। अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है वीडियो का, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बोलता है यार आपके पास एक अजीब सा डरावना सा बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ दिया है, आपको बाइनोमियल दिया है, 2 टर्म्स है, उसकी पावर 10 लिखा है, ठीक है। और बोलता है कि आपको ये बताना है कि यार जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इसमें ऐसी कौन सी टर्म होगी जो एक्स से इंडिपेंडेंट होगी, यानी जिसमें एक्स से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि एक्स की पावर सिंपली जहां पे 0 होगी या जो कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। इफ द क्वेश्चन विल बी इन द लाइक कि कांस्टेंट टर्म निकालो या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो या एक्स की पावर 0 जहां पे होगी, ऑल द 3 विल हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। बस वो घुमा के पूछने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है मेरे भाई कि ये जो आपका नीचे लिखा है, यहाँ पे आपको फील आना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ आपको कि x की पावर 1/3 प्लस 1 जो है, सॉरी लेट मी चेक, एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, x प्लस 1 अपॉन यही था, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये जो मेरे को लिखा है पहले तो क्वेश्चन समझना है कि यार जो ये x प्लस 1 लिखा है इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1। सिंपल बात है, ऊपर जो मेरे पे x प्लस 1 लिखा है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1। अब मेरे को पता है यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखते ही फील आ गया होगा सर ये तो नीचे लिखा हुआ है, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है तो यानी ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलो लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 एंड विच इज ऑलरेडी रिटन इन द डिनोमिनेटर। सो नाउ वी हैव सिंप्लीफाई द थिंग्स, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा सर क्या मैं इसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। तो इसे मैं कैसे सोच सकता हूँ कि यार मेरे को पता है x की पावर ये जो x माइनस 1 है इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, x स्क्वायर की सॉरी x की पावर 1/2 का स्क्वायर
-1, और अगर मैं नीचे वाले से x की पावर 1/2 एक बार के लिए कॉमन ले लेता हूं तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x की पावर 1/2 -1, है ना। और इस पूरे की पावर 10 भी है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हल्का सा दिमाग लगाना है। तो ये ऊपर पहला तो एक्सप्रेशन से ये कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, x की पावर 1/3 + 1 बच गया। और यहाँ से ये आपका देखो a² - b² को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, a + b इंटू a - b। तो आपको फिर से फील आ गया होगा मेरे भाई कि ये फिर से x की पावर 1/2 -1 यहाँ नीचे बन गया, तो इससे मैं इसे फिर से कैंसिल कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। जब ये मेरे भाई पहले वाले को मिलेगा तो पहला वाला तो इसे कैसा बना देगा, सिंपली 1 बना देगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 बना देगा। दूसरे वाले को मिलेगा x की पावर -1/2 बना देगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इस पूरे की पावर 10 है। तो मतलब इतना डरावना सा दिखने वाला एक्सप्रेशन को हमने कैसे ला दिया, x की पावर 1/3 - x की पावर -1/2 की पावर 10 ला दिया। यानी कि चाहे ये लिखा होता, चाहे ये लिखा होता, लेकिन ये थोड़ा अजीब सी फॉर्म है, इस पे हम डायरेक्ट वो चीज नहीं लगा सकते जो हम इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये अब सोचना है यहाँ पे। अब मैं इसको खोलूंगा, ऐसे ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये x + y की पावर समथिंग 10 लिखा है, तो ये कुछ ऐसा बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं, इसे 10c0 x की पावर 10 y की पावर 0 ऐसे ऐसे डैश 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 खोल सकते हैं। तो मेरे को वो टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी यहाँ पे। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो क्या होता है, NCR x रेस्ट पावर n - r, तो 1/3 10 - r हो जाएगा आपका, और x की पावर में -1/2 इंटू r, ये हो जाएगा आपका सिंपली। इतना फंडा क्लियर हुआ। वैसे -1 की पावर भी होगा, पर हमें तो सिंपली आपको यहाँ पे निकालना है ये वाली चीज, ठीक है। अब मेरे को पता है यार, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये क्या होनी चाहिए, सिंपली 0 होनी चाहिए, ये पावर 0 होनी चाहिए जब बेस सेम होगा, पावर ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होगी यहाँ पे, हल्का सा -1 रेस्ट पावर r विल ऑल्सो बी देयर, क्योंकि ये माइनस इज ऑल्सो कंसिडर्ड विद x पावर -1/2, तो -1 रेस्ट पावर r विल ऑल्सो बी देयर। तो कैन आई राइट इट लाइक, यार ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 10cr -1 रेस्ट पावर r x रेस्ट पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 10 - r/2, है ना। अब ये मेरे को जीरो करना है सर, ये कैसे पता लगा आपको, क्योंकि मेरे को ऐसी टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, उसमें x हो ही ना, और x कब नहीं होगा, जब x की पावर 0 होगी, यानी इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जब वो भी कांस्टेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 - r/3, 10/3 - r/3 - r/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10/3 इज इक्वल टू r/3 प्लस r/2, और इन दोनों का अगर मेरे भाई मैं बड़े प्यार से एलसीएम लूँ तो ये आ जाता है आपका 2r प्लस 3r इज इक्वल टू 10/3। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये 20 टाइम्स चल जाएगा, सिंपली 5r इक्वल टू 20 आ जाएगा, और r की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। जब r की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी तो आपको r की वैल्यू 4 यहाँ रखनी है, तो सिंपल बात है, जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तभी तो मैंने फाइंड आउट किया। और बस यहाँ पे रखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, 10c4 multiply with -1 raised to power 4, it will become 10c4 will be the correct answer. Now you just have to solve 10c4 whatever the value you are getting at the end, 10c4 for sure that will be the correct answer of this problem. समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि fx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x² प्लस 1, ठीक है। बोलता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है इस फंक्शन के, वो p और q पे आपके आ रहे हैं, और p² इट इज गिवन टू दैट इट इज इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ f(3) ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू। मैं अप्रोच बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, कैसे अप्रोच करना है आपको ये क्वेश्चन। तो पहले मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये जो फंक्शन मेरे पे लिखा है, जो भी मेरे पे फंक्शन लिखा है fx, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि जहां पे भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात होती है वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर आता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, ये होगा 6x² प्लस 18x इंटू ए प्लस 12a², ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। नाउ इफ आई विल टेक 6 एज अ कॉमन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, कैन आई राइट इट लाइक, ये बनेगा 3ax, ठीक है, और ये बनेगा आपका 2a²। इतना फील आया। अब मेरे को फील आ रहा है यार कि इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के क्या कर सकता हूँ, इसे मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ, x प्लस 2a इंटू एक्स प्लस ए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 2a हो जाएगा, 2a प्लस ए इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई मेरे को फील आ गया कि डेरिवेटिव जो मैंने किया उसके दो रूट्स आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू -2a, और एक आ गया x इक्वल टू -a, एक आ गया x इक्वल टू -2a, और एक आ गया x इक्वल टू -a, एंड वी डो नॉट नो वेदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। सो नाउ लेट्स ट्राई
टू फाइंड आउट द क्या बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा इसका, तो मेरे को पता है यार एफ डैश एक्स, जब मेरे को पता ही है एफ डबल डैश एक्स निकालना कोई बड़ी बात है क्या। तो एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक्स प्लस 18 एक्स, ठीक है। ठीक है, 6 दूनी 12 एक्स प्लस 18 ए होगा, नॉट एक्स होगा, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि यार फॉर, अब केसेस बन जाएंगे मेरे, फॉर ए लेस देन जीरो, अगर मैं ए लेस देन जीरो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ए लेस देन जीरो मान लेता हूँ मैं, तो ए लेस देन जीरो के लिए मेरा भाई क्या हो जाएगा मेरे पे, ए अगर मेरा लेस देन जीरो होगा तो खुद सोचो यार, एफ ऑफ डबल डैश ऑफ -2a जब मैं रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -24a हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका +18 ये हो जाएगा, इट विल बिकम -6 है, क्योंकि a लेस देन जीरो था तो ये चीज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अब खुद सोचो कि क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव का साइन है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि -2a क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। फील आया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हमने क्या माना था क्वेश्चन में, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम, मिनिमा माना था, तो P हो जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ से ये पता लग गया कि P जो होगा वो -2a हो जाएगा, जब P ये हो जाएगा तो Q आपका -a हो जाएगा। एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट कि P स्क्वायर इज इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू Q हो जाएगा, तो p का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू -a हो जाएगा। तो a जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a अगर मैं कॉमन लूंगा तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 4a, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू -1/4 हो जाएगा। इतना समझ आया। अब आपके लिए हल्का सा टास्क है, मैंने तो एक केस लिया a लेस देन जीरो के लिए, अब ट्राई टू फाइंड आउट a ग्रेटर देन जीरो के लिए। इट इज टास्क फॉर यू, होम टास्क कैसे समझ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जब हमने a ग्रेटर देन जीरो लिया तो क्या कंडीशनें बनी थी, ठीक है। वहां पे वो दिमाग लगाना है बस आपको। a इक्वल टू -1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चेक a ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है, मैं तो आपको बता ही दूंगा कैसे ना कैसे करके, बस आपको बताना। और कोई डाउट आता तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। अब दूसरा देखिए भाई, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोलता है कि i इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, जैसे करके हम इसे तोड़ देते हैं, वो उससे हम इसे ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। देखो यहाँ पे फंडा कैसे समझना है मेरे को, जीरो से लेके e रेस्ट पावर 3 तक इसे इंटीग्रेशन करना है। यार पहले मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या, मेरे को वो थोड़ा फ्रैक्शन में अजीब सा लग रहा था दिखने में, तो मैंने उसे न्यूमिनेटर में ला दिया और उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ e रेस्ट पावर 1/c। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जब मैं इसमें जीरो रख रहा हूँ तो e की पावर 1 -0 कुछ होगा, ये e की पावर 1 -0 कुछ होगा, यानी ये e की पावर 1 समथिंग होगा, e की पावर 1 समथिंग होगा। फील आया। अब जैसे जैसे मैं x बढ़ाते रहूंगा तो e की पावर 1 माई से कुछ घटता रहेगा, तो कुछ ना कुछ ये कम होता रहेगा, कुछ कम होता रहेगा। तो e की पावर 1 तो पहले जो होता है मेरे भाई, जब मैंने एट x इज इक्वल टू 0 पे इसका देखा तो e रेस्ट पावर 1 - 0 यानी e आ गया, e कुछ 2.71 होता है, जिसका ग्रेटेज इंटीजर भी 2 ही होता है। तो मैं ऐसा कुछ x ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का कि जिस x पे ये e रेस्ट पावर -x क्या हो जाए, 2 हो जाए। देखते हैं कि वो किस x पे मेरा 2 होगा, ताकि उससे पीछे वाले तो फिर 1 ग्रेटेज इंटीजर दे रहे होंगे, क्योंकि इसका भी ग्रेटेज इंटीजर 2 आ रहा होगा और इसका भी ग्रेटेज इंटीजर 2 आ रहा होगा। तो बेसिकली मेरे को इसे, क्योंकि ये ग्रेटेज इंटीजर है, ये सिंबल किसका, स्क्वायर ब्रैकेट का ग्रेटेज इंटीजर का, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे मेरा e रेस्ट पावर 1 - x जो है वो 2 हो रहा होगा। तो 2 कहाँ पे हो रहा होगा, जहाँ पे ln e रेस्ट पावर 1 - x इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, ln 2 के बराबर हो रहा होगा। तो 1 - x इज इक्वल टू ln 2 हो रहा होगा, और यानी कि 1 - ln 2 इज इक्वल टू x हो रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार, इसके मैं टुकड़े कर सकता हूँ कि मेरे को पता लग गया जीरो से लेके 1 - ln 2 तक, जीरो से लेके 1 - ln 2 तक मेरा जो भी अंदर लिखा हुआ है, मेरा जो भी अंदर लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करना, उस सबका जो ग्रेटेज इंटीजर है वो तो 2 आ रहा है। फील आया। और 1 - ln 2 से लेके देखता हूं कहां तक, 1 - ln 2 से लेके देखता हूं कहां तक, इन सबका जो ग्रेटेज इंटीजर है वो 1 आना चाहिए। देखता हूं कहां तक ये इसका ग्रेटेज इंटीजर 1 आना चाहिए, तो वो तब पॉसिबल है कि जब वो 1 आना चाहिए। तो e रेस्ट पावर 1 - x इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो ln 1 0 होता है, तो इस बार वो 0 हो जाएगा, यानी 1 - x इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 तक आ जाएगा। तो यानी कि 1 - ln 2 से लेके 1 तक जो इसका ग्रेटेज इंटीजर के अंदर आप कुछ भी रख लो, सबका जो आउटपुट आने वाला है वो 1 आने वाला है। और इसके बाद में 1 से लेके e क्यूब तक अगर कुछ भी रखूं मैं इसके अंदर में, तो आपको फील आ गया कि 1 से अगर खुद सोचो आप कुछ बड़ा यहाँ पे रखते हो तो 1 की e की पावर कुछ नेगेटिव सा बन जाएगा वो, और e की पावर नेगेटिव मतलब 1/e की पावर कुछ पॉजिटिव, तो वो ग्रेटेज इंटीजर अगर मैं लूंगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 से लेके e क्यूब तक मैं चाहे कोई भी वैल्यू
वैल्यू रख लूं मेरे भाई तो वो तो जीरो हो जाएगी ना, तो वो जीरो हो गई। तो अब देखते हैं आई की वैल्यू कितनी आ गई। तो 2 को अगर मैं बाहर लाऊं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर से ये हो जाएगा 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रख लेते हैं कितना होगा। तो बेसिकली 2 इंटू 1 माइनस एल एन टू यहाँ से आ गया, प्लस 1 इंटू 1 माइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 प्लस एल एन टू यहाँ से आ गया। ठीक है, तो फाइनली इफ आई विल मेक द सिंप्लीफिकेशन तो ये आएगा 2 माइनस 2 एल एन टू प्लस 1 माइनस, ये तो कैंसल आउट हो गया ना अंदर ही, तो ये हो जाएगा आपका एल एन टू। तो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, 2 माइनस एल एन टू विल बी द फाइनल रिजल्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, हमें यहाँ पे कुछ और पूछा था आई गेस, वो पूछा था अल्फा माइनस ये log 2 टू द बेस ई, ये बेस ई है, ln लिखो चाहे log लिखो, log टू द बेस ई बात एक ही होता है। तो जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ साइड, कैन आई राइट कि अल्फा इक्वल टू 2। क्वेश्चन में आई गेस अल्फा क्यूब पूछा था, तो अल्फा क्यूब विल बी इक्वल टू 8। दिस इज द फाइनल आंसर। और कितने प्यार से कितने आराम से मैंने समझा दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी ऑन द टेलीग्राम। हर क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत मजे से करने हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप फिर से इस वीडियो पे आ सको भाई। ऐसा ना हो आज देख लिया और कल आप गायब हो गए फिर। ठीक है, तो E इज एन इलिप्स, ई बी एन इलिप्स सच दैट, एक इलिप्स है आपके पास, उसके गिवन इक्वेशन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और P एक पॉइंट है जो इलिप्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ट्राई करते हैं इलिप्स का नेचर समझने का। तो पहले ही फील आ गया मेरे को, ये आपका जो होगा रूट 18 कितना होता है आपका, 9 टू जा 18 होता है, तो ये होएगा 3 रूट 2। तो इसके कोऑर्डिनेट तो आगे मेरे भाई 3 रूट 2, और इसके आगे कितने 0 कॉमा रूट 3, नॉट 3 बट इट विल बी 3। ठीक है, तो 3 रूट 2, ओके 3 रूट 2 और कॉमा 0 कॉमा 3 आपका क्या आ गया मेरे भाई, सिंपली इलिप्स आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये इलिप्स आ गया, तो आपको बोला है कि ई पी एक को ऐसा पॉइंट है जो भाई पूरे इलिप्स में लाई कर रहा होगा, और आपको बोला है कि एस और एस डैश आपके क्या होंगे, फोकाई होंगे। ठीक है, तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पी एक ऐसा कोई पॉइंट है, और एस डैश आपके फोकाई हैं। एस डैश ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एस ये मान लेते हैं, पी एक पॉइंट मान लेते हैं। तो एक फंडा मैंने पढ़ा था, इफ यू कैन रिमेंबर दैट फंडा ऑल्सो, इलिप्स की एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है कि पी एस, कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं इलिप्स से उठा लूँ, उसको अगर मैं फोकस से जोड़ता हूँ दोनों से, तो उन दोनों का जो हमेशा सम होता है वो कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू 2a। फील आया? तो कैन आई राइट इट लाइक कि पी एस प्लस जो पी एस डैश होगा मेरे भाई, तो उसे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 रूट 2, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 3 रूट 2 है, तो यहाँ से मैं इसे 6 रूट 2 लिख सकता हूँ। अब पी एस और पी एस डैश तो मेरे दो ऐसे नंबर होंगे जो फॉर श्योर पॉजिटिव होंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मेरे क्रिएट वो कर ही रहे होंगे। तो मेरे को पता है कि किसी भी दो नंबरों का जो सम होता है, इट इज ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। तो देख लेते हैं इन दोनों का जो सम है पी एस प्लस पी एस डैश, वो हमेशा इनके किससे बड़ा होगा, प्रोडक्ट से बड़ा होगा। तो पी एस इंटू पी एस डैश से बड़ा होगा। तो पी प्लस पी जो एस डैश है, तो उसका वैल्यू तो 6 रूट 2 बाई 2 है, और वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, पी एस इंटू पी एस डैश से बड़ा होगा। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 रूट 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एस इंटू पी एस डैश। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं मेरे भाई दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करके मेरे को क्या पता लगेगा कि हो गया 9 इंटू 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी एस इंटू पी एस डैश। तो 18 से ये हमेशा छोटा होना चाहिए इसका प्रोडक्ट, तो ये इसका मैक्सिमम होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एस इंटू पी एस डैश इज इक्वल टू 18। अब ये 18 पी एस की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सोचोगे, तो जब आप इस दोनों डिस्टेंसों का प्रोडक्ट लोगे, जब आप इन दोनों डिस्टेंसों का प्रोडक्ट लेते हो, तो ये आपका बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू हमेशा कब आती है, जब एक्सट्रीम्स पे ये होता है, ये ऐसा होता है। तो यानी कि अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पे रखूँ, तो मेरे को पी एस डैश इंटू पी एस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एस पता होना चाहिए। तो एस यानी कि मेरा फोकस का कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए। तो अब हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोकस का कोऑर्डिनेट, मेरे को ये निकालना है कि मैं फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ। तो मेरे को सिंपल सा पता है मेरे भाई कि जो ई स्क्वायर होता है, ए पता है बी पता है, तो ई निकल जाएगा सेंट्रिसिटी। ई स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी 9/18 हो जाएगा। तो 9/18 मतलब 1/2, ई की वैल्यू 1/√2 आ गई, माइनस तो आ ही नहीं सकता है, सेंट्रिसिटी 1/√2 आ गई। अच्छा, तो ये ए कॉमा जीरो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, है ना, ये हो गया ए ई कॉमा जीरो, ये हो गया आपका माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो ए इंटू ई यानी एसेंट्रिसिटी, ए क्या है आपका 3√2 था आई गेस, तो 3√2 मल्टीप्लाई विद 1/√2 विल गिव यू द एसेंट्रिसिटी का कोऑर्डिनेट। तो वो कितना आ जाएगा 3,0 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, पी एस इंटू पी एस डैश का अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस लेंथ को और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये लेंथ तो ए है। अब देखो कैसे ट्रिक बताते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये लेंथ पूरी ए है,
इसमें अगर मैं ए ई को जोड़ दूं, क्यों जोड़ा सर आपने, तो ये लेंथ तो ए ई होगी ना, अब वो चाहे नेगेटिव में वो बात अलग है, मेरे को तो पूरी लेंथ चाहिए, तो ए में मैं ए ई को जोड़ दूंगा तो ये टोटल लेंथ आ गई। और ये लेंथ कितनी होगी मेरे पे, सोचो सोचो ये लेंथ कितनी होगी, ए माइनस ए ई होगी। सर ये कैसे पता, तो भाई टोटल लेंथ ए है, इसमें से ए घटा दूंगा तो यही लेंथ तो बचेगी, इन दोनों के तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा इन दोनों का आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो चलो बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया आपका। तो ए स्क्वायर, अब सोचो ए का स्क्वायर यानी कि 3√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये तो गिवन ही था ना आपको, ए का स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर 18, और 1 माइनस ई का स्क्वायर यानी 1/2, तो 1 माइनस 1/2 18 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 9, तो 9 विल बी द मिनिमम वैल्यू, यानी कि मेरे को मैक्स भी पता लग गया और मिन भी पता लग गया, तो पी एस इंटू पी एस डैश इज इक्वल टू 9, तो मेरे को दोनों का सम चाहिए, ठीक है। तो 27, इसे आप की पॉइंट की तरह भी याद कर सकते हो कि अगर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका इस पॉइंट पे आता है, और जब मिनिमम चाहिए तो पी पॉइंट मस्ट बी एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए। तो फंडा क्लियर हुआ कैसे आपको मैक्स याद रखना है और कैसे मिनिमम याद रखना है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, वो उसमें मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो यही फंडा है। चलिए क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बोलता है द टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट स्क्वायर सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ओनली डिजिट्स 0 1 2 वेयर 1 शुड बी यूज्ड एटलीस्ट 5 टाइम्स, 2 शुड बी यूज्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो सिंपल फंडा है यार, बोलता है कि आपको 10 डिजिट का सीक्वेंस बनाना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट्स में कि सर ये सीक्वेंस नहीं होगा नंबर होगा, तो नंबर के लिए भी देख लेंगे और सीक्वेंस के लिए देख लेंगे। चलिए नंबर के लिए आपको खुद करना है, सीक्वेंस के लिए मैं बता देता हूँ, दोनों ही आसान है वैसे तो। चलिए 0 1 और 2 है ना, बोलता है कि यार आपको ये 10 लेटर्स का सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। 10 लेटर का क्या बनाना है आपको, सीक्वेंस बनाना है जो उन पे आपकी 0 भी यूज होना चाहिए, 1 भी यूज होना है, 2 भी होना चाहिए, 1 शुड बी यूज एटलीस्ट 5 टाइम। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने 1 को 5 बार यूज कर लिया, और 2 शुड बी यूज एग्जैक्टली 3 टाइम्स, तो उसको 3 बार कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है अगर मेरे को 10 डिजिट का क्या बनाना है सीक्वेंस बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है 5 बार तो 1 आ गया, और क्या आ गया 3 बार आपका 2 आ गया, तो 2 बार मेरे को 0 को भी रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस। तो मेरे को 10 डिजिट के कितने सीक्वेंस बनेंगे वो निकालना है ना, ठीक है, कितने सीक्वेंस बनेंगे यहाँ पे। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि यार एटलीस्ट 5 वन रखने थे, तो ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि यार मैंने 6 वन रख लिए, है ना, 6 मैंने वन रख लिए, और फिर क्योंकि आपको शुड बी 3 तो 3 ही रखने हैं, तो 6 3 9, तो एक 0 भी रखना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर सकता हूँ 7 के साथ 1 रख दिए और 3 आपके मैंने क्या रख दिए 2 रख दिए, और इस बार एक भी 0 नहीं रखूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस बना लेता हूँ। तो खुद सोचो यार, अगर मेरे को सीक्वेंस बनाना है तो सिंपल बात है, मेरे पे 10 टोटल टर्म्स हैं, जिसमें से 2 एक बार रिपीट हो रही है, 3 एक बार रिपीट हो रही है, 5 एक बार रिपीट हो रही होगी, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा मेरा। ये 10 आपके पास चीजें होती है एक जैसी, 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर लिया, या आपके पास 10 चीजें एक जैसी है जिसमें 7 रिपीट हो रही है, फिर आपकी क्या हो रही है 3 फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 फिर से रिपीट हो रही होगी। इतना समझ आया, तो ये सीक्वेंस आ गया। अच्छा अगर आपसे वो पेपर में नंबर पूछता, तो नंबर में मेरे भाई आपको क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको पता है अगर आप 10 डिजिट का कोई नंबर बना रहे हो तो उसके आगे पे 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा सारे आ सकते हैं। तो सारे नंबरों में से देखो, मैंने सीक्वेंस के लिए ये लिखा दिया, अब मैं नंबरों के लिए लिखा रहा हूँ, नंबरों के लिए भी इसी में समझ लो, सीक्वेंस के लिए लिख दिया, अब नंबर्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। इसी को यहीं पे कर लेते हैं। तो नंबर्स के लिए मैं कैसे लिखाऊंगा कि पहले टोटल नंबर बना लिए, अब उसमें से जब मैंने 0 को पहली पोजीशन पे मैं फिक्स कर दूंगा, तो उसके बाद जो मेरे पे बचे हुए 9 नंबर्स रहेंगे उन्हें मैं 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, जिसमें से मेरे 5 तो एक जैसे रिपीट हो रहेंगे और 3 एक जैसे रिपीट होंगे, क्योंकि 0 अब एक ही बार आएगा, तो उन सभी केसेस को मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि 0 जब मैं पहली पोजीशन पे रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है भाई वो 10 डिजिट का नंबर तो बचेगा ही नहीं, है ना, वो डिजिट तो हट जाएगी वहां से। अच्छा अब इसमें मैंने 0 को लिया था क्या, इसमें मैंने 0 को लिया, एक ही बार लिया, तो इसमें भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार जो मैंने लिया है उसको 0 को मैं फिक्स कर दूंगा, और क्या कर दूंगा फिर से जो 9 नंबर बचेंगे मेरे पे उसे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे तो मेरे को पता है कि वही सारे नंबर बचेंगे। अब यहाँ पे 0 कितनी बार है, 0 बार है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, ये क्या है आपके नंबर ऑफ टाइम्स है कि मैंने कितनी बार वो चीज ली थी। तो अगर सीक्वेंस पूछता मेरे भाई तो ये सब आपको ऐड करने थे, अगर नंबर पूछता तो ये सब आपको ऐड करने थे। दिस विल बी गिव यू द फाइनल रिजल्ट। इज अ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने देखा जनरली लेंथी है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बोलता है कि इफ क्यू एंड आर आर द 2 पॉइंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, इफ क्यू एंड पी आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन
ये लाइन है आपके पास, इट इज गिवन टू दैट दिस इज द लाइन, लाइन की इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन जनरली लिखते हैं, लैम्डा मान लेते हैं यहीं पे, ठीक है। बोलता है क्यू एंड आर आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट की उनकी लेंथ 5 दी है आपको, और पी कोई एक ऐसा पॉइंट है, तो आपको एरिया निकालना है पी क्यू आर का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पी एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई, 0, 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और आपके पास दो ऐसे पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ कि वो Q है, वो R है, जिसका डिस्टेंस जो मैं मान लेता हूँ मेरे भाई 5 है, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मेरे को PQR का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इसलिए मैं एरिया निकालने के लिए ट्राई करूंगा। तो इसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले फोटो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एरिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। कैलकुलेटिव आपको खुद करनी है, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज द जनरल कोऑर्डिनेट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। इफ आई हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। अब मेरे को पता है कि इस लाइन के जो dr है, और अगर मैंने इस लाइन के dr निकाल दिए गलती से, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस लाइन के dr कैसे निकालूंगा, तो मैंने जनरल पॉइंट माने, तो मैं मान लेता हूँ जनरल पॉइंट यहाँ पे भी होगा, तो dr इसे एस टी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीटी, ये जो पीटी मेरी लाइन बनेगी, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, तो लेमडा माइनस 1 प्लस 1 में से 0 को घटाएंगे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, 3 प्लस लेमडा प्लस 2 में से 2 को घटाएंगे तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 लेमडा प्लस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पीटी और टीपी, सब एक जैसी लाइनें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा कॉमा 5 लेमडा विल बी द डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो मेरे को इस लाइन के पता लग गया, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, -1, 3 और 5। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दोनों का 0 होना चाहिए। तो -1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस लेमडा प्लस 1 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 लेमडा से करेंगे, और आपका 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 लेमडा से करेंगे। दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। तो इट विल बिकम माइनस लेमडा प्लस 1 कॉमा 9 लेमडा प्लस कितना हो जाएगा, 25 लेमडा इज इक्वल टू 0, 25 और 9 34 और 1 35 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कैन आई से दैट कि लेमडा इज इक्वल टू 1/35। अब जिस जिस बच्चे को ये पता लग गया कि लेमडा की वैल्यू 1/35 है, तो टी के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। टी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे आपके, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट यू हैव टू डू इन द प्रॉब्लम। लेमडा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1/35 है, तो 1 बाई ये होगा आपका 35, फिर ये हो जाएगा आपका 3/35 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 5/35 प्लस 3। तो यू नो द वैल्यू ऑफ टी। अभी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आपको तरीका बता देता हूँ। जब आपके टी के कोऑर्डिनेट आ गए तो सिंपल बात है, यहाँ से आप डिस्टेंस लगा सकते हो। जब आपको ये डिस्टेंस पता है, ये बेस पता है आपको, तो 1/2 बेस इंटू हाइट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। आपको 1/2 बेस इंटू हाइट से आपका एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई कैन राइट द डायरेक्ट आंसर। लेमडा की वैल्यू हमने बिल्कुल सही निकाली, 1/35। तो फाइनल आंसर जो आपका एरिया का आएगा, यू जस्ट हैव टू डू बाय मैनुअली। कैलकुलेशन है √85/14, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरीके का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी काफी बार पूछा गया है। तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, उसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार बोलता है fx जो है आपका फंक्शन इट इज गिवन टू यू दैट fx इज इक्वल टू आपका 4 प्लस 2√3। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। बोलता है ये फंक्शन आपको ऐसे गिवन है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड मेरे भाई, आपको क्या निकालना है इसमें। तो फंक्शन अगर आपको गिवन है तो ये समेशन वाली चीज निकालनी है। तो पहले मैंने ऑब्जर्व किया एक पैटर्न, वो पैटर्न मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे को फील आया यार 1 प्लस जो √3 है, 1 प्लस जो √3 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं, ये क्वेश्चन में आपको खुद सोचना पड़ता है इसका। अगर मैं मेरे भाई मैं स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, ये 2√3 होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3। क्या आपको देखा देखा कुछ नजर आया? अच्छा, यानी कि सर ये जो 4 प्लस 2√3 है, इसे मैं √3 का पावर 2x भी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो भाई, तभी तो मैंने इसे यूटिलाइज करने की कोशिश की। इसमें भी मैं पावर 2x लिख सकता हूँ, और इसमें मैं 1 प्लस √3 लिख सकता हूँ। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ कि यार लेट 1 प्लस √3 मेरे को हर जगह दिख रहा है, तो इसे मैं मान लेता हूँ ये कोई कांस्टेंट है, टी के बराबर मान लेते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा जो फंक्शन है वो कितना आ गया, टी रेस्ट पावर 2x अपॉन टी रेस्ट पावर 2x प्लस टी आ गया। सिंपल बात है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। देखते हैं f ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, t ऑफ माइनस 2x और t ऑफ माइनस 2x प्लस
टी हो जाएगा, क्योंकि आई जस्ट हैव टू रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास 1/t की पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा 1/t की पावर में 2x प्लस टी हो जाएगा ये, और ये कैंसल आउट होके ये जो नीचे बनेगा वो बनेगा 1/2 की पावर x प्लस टी बनेगा, और ये इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे अंदर भेजू तो टी की पावर 2x प्लस टी बन जाएगा। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, एफ एक्स प्लस और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है उसको अगर मैं जोड़ रहा हूं, तो क्या आपको भी फील आ रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया भाई? दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमिनेटर भी अपना आप ही सेम आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, क्योंकि जब बेस सेम होता है, कभी जब हम एलसीएम लेते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर अपना आप ही ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद देखा गया कि वो 1 आ गया। अच्छा, तो इससे सर फायदा क्या हुआ कि हमने एक ऐसा फंक्शन देखा कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो 1 के बराबर है। तो इससे क्या हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ मेरे भाई कि आपको ये समेशन निकालना था 80 तक का। किसका समेशन निकालना था? अवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके 80 तक एफ ऑफ आई बाई 81, ये आपको निकालना है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की भाई, क्या ऑब्जर्व किया मेरे भाई मैंने, कि जब मैं आई की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बनेगा एफ ऑफ 1 बाई 81, कुछ ऐसा बनेगा। फिर दूसरा रखूंगा तो वो कैसा बनेगा, एफ ऑफ 2 बाई 81। समझ आया? फिर तीसरा रखूंगा तो एफ ऑफ 3 बाई 81 बन जाएगा। ये डैश 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 कहां तक आ जाएगा मेरे भाई, एफ ऑफ 80 बाई 81 तक आ जाएगा। इतना समझ आया? बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, देखो एफ ऑफ एक्स और इसको अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, पहले वाले को और दूसरे वाले को, या मैं कैसे कर सकता हूं इसे, अगर मैं पहले और आखिरी वाले को ऐड कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहां से पैटर्न बन जाएगा काइंड ऑफ। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ ऐड करता हूं तो ये मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मेरे पे क्या हो जाएगा कि जब मैं इन्हें ऐड करता रहूंगा मेरे भाई, पहले और आखिरी वाले को, दूसरे और इस वाले को, तीसरे और इस वाले को, लास्ट लास्ट करके, तो क्या आपको फील आ रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा 80/2 आधे हो जाएंगी टर्म्स, तो टोटल 40 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 40 आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी ऑन द टेलीग्राम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई हैव सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो रिपीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बोलता है PQ इज अ फोकल कॉर्ड वाई स्क्वायर। बहुत लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेता हूं मैं क्या लिखा है क्वेश्चन। बोलता है PQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, PQ एक ऐसी क्या है, फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी कॉर्ड जो पास करती है किससे, पैराबोला से नहीं, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास करती है। ठीक है, बोलता है कि P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अच्छी बात है। Q भी ऑब्वियसली बात है कि आपका इस क्वाड्रेंट कहीं भी लाई कर सकता है, आई डोंट नो, बट नहीं फॉर श्योर कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे S क्या है, इसका फोकस होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसमें a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो दिस विल बी 1,0 हो जाएगा यहाँ से सिंपली, है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी सिंपली। तो अब आपको बोला है कि P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, S इज द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड द सर्कल इज ड्रॉन विद द PS एज द डायमीटर एंड टचिंग दिस। ओके, तो अब सिंपल बात है मेरे भाई कि ये जो PQ फोकल कॉर्ड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, पहले तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और बोलते हैं कि ये आपका क्या करती है, PS क्या है आपका, डायमीटर, सर्कल है, थोड़ा माफ करना सर्कल सही से नहीं बना, पर PS जो है वो डायमीटर है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मेरे को खुद सोचो यार, इसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पता है, इसका भी अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पता लग जाए तो क्या मैं वहां से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? सर आप कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालूंगा, तो भाई मेरे को ये एंगल भी तो पता है, तो यहाँ से मैं लाइन की इक्वेशन भी तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा से निकाल सकते हैं। तो चलो निकालने का प्रयास करते हैं। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m, यानी कि 10 60 डिग्री, यानी √3x माइनस 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, √3x माइनस √3 आ जाएगा बेसिकली। तो √3 माइनस √x, तो √3x माइनस √3 को मैं किसके साथ सेटिस्फाई करवाऊंगा मेरे भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ। तो y इज इक्वल टू 4x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, 2√x हो जाएगा, ताकि मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को पता लग सके। अब आपके पास यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। तो जब आपका x का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा मेरे भाई, तो x का कोऑर्डिनेट पता करने के बाद आपके डायमीटर के दो अपोजिट पॉइंट पता लग जाएंगे। अपोजिट पॉइंट पता लग जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन निकाल जाएगी, और सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी तो उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 रख लेना, क्योंकि यहाँ पे 0, अल्फा एक पॉइंट होगा, तो 0, अल्फा विल बी द
क्या, वो पॉइंट जहां पे वो आपका वाई एक्सिस को काटेगा। ठीक है, पी क्यू द डायमीटर विच टचेस द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को वो टच कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट। अब आपको ये सिंपली, अब ये आपके लिए हल्का सा टास्क है, यहाँ पे आपको एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और इस तरीके से करना है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो, और वहां से सर्कल की इक्वेशन निकाल के, जो भी आपके सर्कल की इक्वेशन वट एवर वैल्यू आर गेटिंग, जस्ट पुट 0, इन दैट एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि उस पॉइंट पे वो वाई को एक्सिस को काटेगी और अल्फा स्क्वायर आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, थोड़ा सा आपके लिए काम भी दिया है बीच बीच में, तो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।